दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। तो पहला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है और वो क्या कहलाता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक से भी अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे HCl यानी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और ये क्या चीज़ का निर्माण कर रहा है? तो लवण का और जल का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये फिर क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहा है और क्या बना रहा है? तो लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो वो धातु ऑक्साइड जो लवण और जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करेगा, यानी अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेगा, वही आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं। तो यहाँ पे लोहे को बचाने के लिए हमें दो यानी तरीके के उपाय के बारे में बताना है। तो पहला उपाय है यशदलेपन विधि द्वारा, अर्थात लोहे के वस्तु पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। यदि आप लोहे की वस्तु पर यदि आप जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इससे आप लोहे पे जंग लगने से बचा सकते हैं। और दूसरा है यदि आप पेंटिंग कर देते हैं, यानी लोहे की वस्तु पर यदि आप पेंट कर देते हैं तो इससे भी आप लोहे पे जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर अधातु कैसा यानी ऑक्साइड देगा? अधातु होगा यहाँ पे, कैसा यानी कैसा ऑक्साइड बनाता है? फिर से एक बार प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब करेगा कौन? अधातु, तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? तो यहाँ पे इसका प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है और यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। तो आप इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस उदाहरण के माध्यम से कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन क्या है आप देखेंगे तो कार्बन एक अधातु है और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ ये जब संयुक्त होता है तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा इसका जो गुण होगा वो अम्लीय ऑक्साइड वाला गुण होगा। इसमें अम्लीय यानी ये अम्लीय होगा। और यदि इसी को अगर हम जल के साथ इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तब ये क्या देगा आपको? तो ये जल में घुलकर अम्ल बना लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें। विभेद अर्थात अंतर बतावे। तो अंतर विभेद एक ही बात है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका कौन कौन से अंतर है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है कि धातु के परमाणु
बनाते हैं, यानी धातु जो होंगे वो धनायन बनाएंगे, यानी उसका जो हम चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, वो क्या बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव चार्ज है, फिर S नेगेटिव चार्ज है, Br नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आप यहाँ पे देखें पहला यानी अंतर में कि धातु जो होंगे वो धनायन बनाएंगे, तो अधातु जो होंगे ऋणायन बनाएंगे। दूसरा आप देखेंगे इसमें अंतर तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। जो धातु का ऑक्साइड होगा ना वो क्षारक होगा, वो कैसा होगा? क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, वो अम्लीय क्षारक को प्रदर्शित करेंगे। तीसरा अंतर अगर आप इसमें देखें तो तीसरा अंतर है कि धातु तनु अम्ल में घुलकर गैस मुक्त करता है। जब धातु को तनु अम्ल में डाला जाता है तब वो गैस को मुक्त करेगा, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कि अधातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला अंतर देखेंगे इसमें, अगला अंतर है आपका कि धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो धातु जो होता है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती है। तो यहाँ पे सहसंयोजन हाइड्रोजन बनाएगा। और लास्ट अंतर देखेंगे यहाँ पे कि धातु जो होते हैं, धातु अवकारक होते हैं, अब कारक होना चाहिए, कारक होता है, अवकारक यानी होते हैं, जबकि अधातु जो होंगे ऑक्सीकारक होंगे। ये क्या होंगे? ऑक्सीकारक होंगे। तो इस तरह से आप धातु एवं अधातु चैप्टर से आप इसे समझ सकते हैं कि धातु और अधातु के जो रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो इसमें विभेद है, अंतर है, आप इस तरह से इसके अंतर को आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील क्या है? अगला प्रश्न नंबर 5 जो है ये पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखिए। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो मुख्य तौर पर लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल धातु से बनते हैं। और इसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 12 से 15% तथा निकेल की मात्रा जो होती है वो 4 से 7% होती है। इसमें जंग नहीं लगता है। आप देखेंगे कि ये जो स्टेनलेस स्टील है जो कि मुख्य तौर पर जो है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर ये धातु बनती है। और इसमें जो क्रोमियम की मात्रा है वो भी दिखाया गया कि 12 से 15%, निकेल की जो मात्रा दिखाया गया वो 4 से 7%। और इससे मिला करके जब स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है तो इसमें जो होता है जंग नहीं लगता है, ये जंग रोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। और आगे कह रहा है कि अतः इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है तो बर्तन बनाने में, ब्लेड बनाने में और बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु संक्षारण क्या है और इससे बचाने के उपाय क्या हैं? तो धातु संक्षारण क्या है और इससे बचाने के उपाय क्या हैं? तो हम देखेंगे कि धातु संक्षारण क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। तो आप देखेंगे जब हम किसी धातु को खुली वायु में अगर उसे रख देते हैं तो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, बहुत सारे यानी गैसों का मिश्रण होता है।
और वो जब धातु के संपर्क में आएगा, जब वो धातु के संपर्क में आएगा तो उस धातु को कमज़ोर कर देता है, अर्थात वो नष्ट होना उसका शुरू हो जाता है, और यही नष्ट जो होता है धातु का संक्षारण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है। अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, विद्यमान का मतलब प्रेजेंट होता है, तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप बॉक्साइट देखेंगे एवं चूना पत्थर देखेंगे, तो ये सब क्या है? अयस्क हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अयस्क क्या है। तो अयस्क जो होते हैं खनिज में जो प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, और उसे हम जब प्राप्त करते हैं तो कम खर्च में उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यही आपका अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है आपका, खनिज किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी के जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, जो तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा या यौगिक प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, वही आपका क्या है? खनिज है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया कि सोडियम क्लोराइड है और जिंक सल्फाइड है और चूना पत्थर, ये सब आपको पृथ्वी के भूपर पट्टी पे स्वतंत्र रूप से ये पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे क्या है? खनिज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न इस तरह से है, धातु कर्म किसे कहते हैं, इसके मुख्य चरणों को लिखें। तो धातु कर्म को हम लोग समझते हैं। तो धातु कर्म अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण, यानी अयस्क से जो हम धातु को निष्कर्षण करते हैं, प्राप्त करते हैं, एवं उसके शोधन, उसको जो शोधन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं की प्रक्रिया जो होता है धातु कर्म कहलाता है। अर्थात अयस्क से हम जो धातु निकालेंगे, फिर उसको हम फिर शोधन करेंगे, यानी उसको फिर शुद्ध करके हम उसे प्राप्त करेंगे, तब जाके वो प्रोसेस जो होता है, यानी शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है जिससे हमें शुद्ध यानी धातु प्राप्त होता है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म के जो चरण है वो कौन कौन से है? तो सांद्रित अयस्क का भर्जन है, सांद्रित अयस्क का निस्तापन है, उसके बाद आप देखेंगे अवकारण है, और अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण है। तो यहाँ पे मोटा मोटी 4 यानी आपका चरण है, भर्जन, निस्तापन, अवकारण और धातुओं का शुद्धिकरण। इस तरह से हम इसके चारों जो आपके चरण हैं यहाँ पे दिखाया गया है, और आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भर्जन अथवा जारण की क्रिया क्या है। तो यहाँ पे भर्जन और जारण एक ही बात है, भर्जन और जारण एक ही चीज़ है। तो ये कह रहा है कि ये क्रिया जो है क्या है, तो इसके बारे में बतलाना है कि भर्जन या जारण की क्रिया क्या है। तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाना भर्जन कहलाता है। अर्थात जब हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इसको जब हीट किया जाता है तब ये क्या मिलता है मुझे? तब ये टूट कर हमको ऑक्साइड देता है। अर्थात यहाँ पे जिंक सल्फाइड है तो हमको जिंक ऑक्साइड देगा, और ये जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड में बदल जाना ही क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निस्तापन का संक्षिप्त विवरण दे, यानी निस्तापन जो उसे कम शब्दों में आपको उसका उत्तर बताना है। तो आप निस्तापन को इस तरह से उत्तर कर सकते हैं कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में, यहाँ पे जो वायु की मात्रा है वो सीमित होनी चाहिए और अधिक ताप होना चाहिए। वायु कम होना चाहिए लेकिन ताप अधिक होना चाहिए,
और जब गर्म करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तब जाके मुझे क्या देगा, ऑक्साइड देगा। जब ये ऑक्साइड देगा तब ये क्या कहलाएगा, आपका निस्तापन कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक को क्या क्या चाहिए, कार्बोनेट अयस्क, जिंक का ये जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक कार्बोनेट, इसको क्या किए, वायु की उपस्थिति में हीट किए। जब इसको गर्म किए, इसको हीट किए, तब जाके ये मुझे क्या दिया, ऑक्साइड दिया, अर्थात जिंक ऑक्साइड दिया। और ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाना, यही आपका क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे याद करते रहें, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप इसे याद कर लें, नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, अर्थात अयस्कों का जो सांद्रण होता है उसको जो शुद्ध करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि अयस्कों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अयस्क जो होता है, जब अयस्क हम लोग प्राप्त करते हैं तो अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती है। उस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं, उसे हम अधात्री कहते हैं। जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जैसे मिट्टी हो गया, आपको पत्थर के टुकड़े हो गए, और बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें मिली होती है। और उस सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्यों करते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो अधात्री पाए जाते हैं, अर्थात उसमें जो कुछ मिश्रण पाए जाते हैं, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, इस सारी चीज़ को अलग करना, दूर करने की क्रिया जो होती है, ये ज़रूरत जो होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अशुद्धियों को दूर करना ही है ना, करना ही हम लोगों को जो होता है, सांद्रण करना आवश्यक होता है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि धातु निष्कर्षण की क्रिया के लिए अधिक उपयुक्त बन जाती है। तब जाके हम धातु को जो निष्कासन करेंगे, उसमें से जो धातु को की प्राप्ति करेंगे, वो हमारे लिए उपयुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखें। तो यहाँ पे मिश्र धातु के यानी डेफिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है, और उसके दो नाम भी बताने होंगे, उसके उपयोग भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक धातु एवं अधातु के समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब चावल में आप देखते होंगे कि चावल में पत्थर होता है, जब चावल में पत्थर को मिला दीजिए आप, अगर चावल में पत्थर को मिलाया जाएगा, पत्थर के टुकड़े को मिलाया जाएगा, तब जाके जो वो प्राप्त होगा आपको, वो मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो मिश्रण प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि धातु और अधातु के क्या करते हैं, समांग मिश्रण। यहाँ पे समांग मिश्रण को जब हम लोग इसमें डालेंगे, मिलाएंगे, तब जो मुझे प्राप्त होगा वही आपका मिश्र धातु कहलाता है, वो मिश्र धातु कहलाएगा। तो आप इनके दो यानी नाम देखेंगे। तो यहाँ पे है मैग्नीशियम है, और ये एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। यानी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर कौन बना है, मैग्नीशियम बना है। इसके बाद इसको देखेंगे, तो ये कह रहा है इसका जो उपयोग होता है, इससे हल्के यंत्र बनाए जाते हैं। तो यंत्र में ये काम आते हैं, जो भी यंत्र बनाते हैं वो हल्के यंत्र के लिए उपयोग में आते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा है स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील बनाने में भी इसका यानी प्रयोग होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है, ये भी मिश्र धातु के ही क्या है, उदाहरण है। और आप देखेंगे कि यह लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल का मिश्र धातु है।
तो स्टेनलेस स्टील जो है इसमें जो मिला हुआ है कौन कौन है मिला हुआ, तो लोहा है, कार्बन है, क्रोमियम है और निकेल है। और ये सारे के सारे से मिलकर ये क्या बना है, स्टेनलेस स्टील बना है। और स्टेनलेस स्टील का जो प्रयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है ये कहाँ होता है, तो रसोई घर के बर्तन जो हम लोग बर्तन के रूप में यूज करते हैं, साथ साथ मोटर साइकिल के भी कुछ पार्ट्स इससे बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि मिश्र स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले यानी वीडियो में लेके आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।